हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। इसका हम लोग करेंगे एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि ईओक्यू स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है, हमको अच्छे से मालूम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मूला फॉर ईओक्यू इज, ईओक्यू के लिए फार्मूला क्या है हमको मालूम है, √2 × AOC। ठीक है, √2 × AOC। ए मीन्स क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओ फोर्स क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ़ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इंक्रीज, तो ईओक्यू क्या होगा, यानी कि क्या बोल रहा है, हमारा फार्मूला क्या है ईओक्यू का, हमको मालूम है, ये फार्मूला है 2 × AO/C। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये बढ़ गया तो ये ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, तो ये लेता हूँ प्रेजेंट, ये लेता हूँ मैं रिवाइज। तो देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मान लो ये लिखा मैं √2 मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, काम करता हूँ शॉर्टकट में, टाइम वेस्ट नहीं करता। मान लो 2 ये है ना, ये दोनों है ना, टू और ए, मैं दोनों को मिला के मान लो कितना आ रहा है 4। ठीक है, सी कितना आ रहा है मान लो 2। प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसको देखते हैं अभी अपन। ठीक है, फिर यहाँ पर अंडर रूट किया मैं, ये लिखा 4, यहाँ लिखा 2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज। तो मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले कितनी थी 2, अब कितने हो गए मान लो 4। क्लियर हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसका कैंसिल करते हैं, 2 कैंसिल किए, 4 अंडर रूट कितना आया, यहाँ पर 2 आया। वैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आया 8 का करेंगे अब अंडर रूट, कितना आएगा 8 का किया मैं अंडर रूट, यह आया अपना 2.82। तो दोस्तों देखो, जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हुई, पहले थी 2 अब कितनी हो गई 4। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, ईओक्यू क्या हो गया, यहाँ पर पहले 2 था 2, अब अगर 2.82, ईओक्यू क्या हो गया, इंक्रीज। क्लियर है। दूसरी बात है मैथ्स की भी है कि भाई तुम ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो ईओक्यू को तो बढ़ना ही है ना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो ईओक्यू तो बढ़ना ही है, सिंपल सी बात है। अब मान लो अगर आप ज़्यादा डिवाइड करोगे तो ईओक्यू क्या हो जाएगा, कम। ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो ईओक्यू ज़्यादा आएगा, ज़्यादा डिवाइड करोगे तो ईओक्यू क्या हो जाएगा, कम। तो देखो ये जैसे कि इफ़ कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस ईओक्यू विल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हमको पहले तो ईओक्यू फॉर्मूला मालूम है 2 × AOC, ये लेते हैं अपन प्रेजेंट, ये लेते हैं अपन रिवाइज। ये दोनों को मिला के फिर भी वापस ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ 4 × ओ ले लेता हूँ फिलहाल के लिए 2, इसको अब मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, वापस ऊपर लेता हूँ 4 × 2, जहाँ प्रॉब्लम इसको क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये बोल रहा है यू कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब पहले कितना था 2, अब कितना हो गया है 4। तो 2 कैंसल, 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, फिर 4 कैंसल, 2 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 2 का किया अपन अंडर रूट कितना आया 1.41। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आप पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो सिंपल से ज़्यादा कम आना ही है। तो ईओक्यू हमारा अल्टीमेटली क्या आएगा, डिक्रीज। क्या आएगा, डिक्रीज। ऐसा आंसर नंबर बी पे लिखा है री ऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड एज, मतलब री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल है, हर किसी को आता ही है, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। जो क्लास में लिखवाता था मैं, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब जो भी नाम यूज़ करो बोल सकते हो, मतलब तो वही होता है। ठीक है, बढ़ते आगे। क्या लिखा है, ये रहा आंसर नंबर सी। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, मिनिमम लेवल। हम लोग मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे दोस्तों, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, री ऑर्डर लेवल। यानी री ऑर्डर लेवल मतलब अल्टीमेटली क्या करते थे अपन, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करते थे अपन, ऊपर देखे थे अभी अपन, ये मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम क्या करते थे अपन, आता था री ऑर्डर लेवल। तो मैक्सिमम में से अपन देखा है तो किसको माइनस करेंगे अपन, एवरेज। किसको माइनस करेंगे, एवरेज। मतलब एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। तो अब मैक्सिमम में से आप एवरेज को माइनस करोगे, मैक्सिमम में से आप एवरेज को माइनस करोगे तो अल्टीमेटली क्या आना है, मिनिमम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट या एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या होता है, ऑर्डर दिए तो ऑर्डर देने और प्राप्त करने का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीड टाइम। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब क्या होता है कि स्टॉक का हमारा इतना मैक्सिमम लेवल होना चाहिए, इससे ऊपर मैक्सिमम लेवल नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, ये हम इस लेवल में पहुंचे थे हम
फिर हमें क्या दिया, ऑर्डर दिया। ई ओ क्यू कई क्वेश्चन में लिखा रहता है आर ओ क्यू। तो हम इस लेवल में थे, रीऑर्डर लेवल में, तो हम रीऑर्डर लेवल में थे, हमने क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर दिया, कौन सा ऑर्डर दिया, ई ओ क्यू ऑर्डर दिया। क्लियर है। तो ई ओ क्यू ऑर्डर दिया, फिर क्या देखो माइनस करने का मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। प्लस क्या करते थे अपन यहाँ पर कि ई ओ क्यू, ठीक है, माइनस करेंगे अपन मिनिमम, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है। तो मैक्सिमम प्लस ई ओ क्यू, मैक्सिमम प्लस ई ओ क्यू में से माइनस करेंगे अपन मिनिमम। तो मैक्सिमम का मतलब फिलहाल यहाँ पे क्या है, रीऑर्डर लेवल। हम इस लेवल में पहुँचे थे, हमने इसकी ई ओ क्यू की क्या दी, ऑर्डर दिया। हम इस लेवल में पहुँचे थे रीऑर्डर लेवल में, हमने ई ओ क्यू का ऑर्डर दिया, ठीक है। माइनस क्या करेंगे अपन मिनिमम इंटू मिनिमम, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर है अच्छे से। फिर क्या लिखा है, एवरेज लेवल। एवरेज का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एकदम सिंपल है। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है उसका, मिनिमम लेवल प्लस आर ओ क्यू या ई ओ क्यू बाय 2, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिनिमम लेवल प्लस आर ओ क्यू बाय 2, या कोई किसी कहीं कहीं ई ओ क्यू भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ई ओ क्यू बाय 2। क्लियर, ये आ गया पॉइंट नंबर ए। उसके बाद देखते हैं डेंजर लेवल मतलब क्या होता है, डेंजर से तुरंत आना चाहिए इमरजेंसी लीड टाइम। यानी क्या होता है कि भाई जब डेंजर लेवल मतलब क्या होता है, ऐसा लेवल जहाँ पर हमको तुरंत ऑर्डर दे देना चाहिए, ऐसा लेवल जहाँ पर हमको तुरंत ऑर्डर दे देना चाहिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। इमरजेंसी लीड टाइम मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो नॉर्मली अपन जब ऑर्डर देते हैं तो हमको सामान आने में लगता है 5 दिन, लेकिन जब डेंजर लेवल पहुँच जाते हैं, हम उसको इमीडिएट ऑर्डर देते हैं, तो हमको क्या होता है कि 5 दिन की जगह 3 दिन में हमको सामान मिल जाता है। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, एवरेज कंजम्पशन से। एवरेज कंजम्पशन की क्यों करेंगे कि भाई हम मानेंगे कि भाई डेंजर लेवल मतलब कि भाई ऑन एन एवरेज इतना तो कंजम्पशन हमारा होता ही है, ऑन एन एवरेज हमारा इतना कंजम्पशन तो होता ही है इंटू क्या करेंगे अपन, इमरजेंसी लीड टाइम, तो आ जाएगा अपना डेंजर लेवल। सिंपल सी बात है भाई कि भाई इस हम मतलब डेंजर लेवल मतलब क्या, ऐसा लेवल जहाँ पे तुरंत ऑर्डर दो, तुरंत ऑर्डर दो। तो कैसा मालूम चलेगा, हम देखेंगे भाई हम लोग एवरेज कंजम्पशन कितना है और इमरजेंसी लीड टाइम कितना पीरियड लगेगा, यानी कि कम से कम कितने समय में हमारा माल आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ़ एनुअल डिमांड कितनी लिखी हुई है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100, कैरिंग कॉस्ट है 2 पर यूनिट, देन क्या निकालना है, ई ओ क्यू। अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ई ओ क्यू का फॉर्मूला आपको आता ही है, क्या होता है, √2 इंटू ए बाय सी। आपको यहाँ पर 2 लिखे अपन वैसे का वैसा ही, ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ए फॉर एनुअल डिमांड कितना लिखा हुआ है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, वो में ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लिखा है 100 कितना लिखा है डिवाइड बाय 2, हो गया 2 हो गया कैंसल, 10,000 इंटू 100 अंडर रूट कितना आ गया यहाँ पर 1,000 यूनिट। ये आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, आंसर सी की जगह आएगा आंसर यहाँ पर बी, आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। ए बी सी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर नीचे में थ्योरी देकर रखा हूँ, अब पढ़ के दिखाता हूँ फटाफट, आपको थ्योरी के बारे में इसको नॉलेज भी हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, ठीक है। देखो ये ए बी सी एनालिसिस मतलब क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मीनिंग मतलब क्या होता है, ए बी सी एनालिसिस क्लासीफाई इन्वेंट्री बेस्ड ऑन वैल्यू इंपॉर्टेंस, यानी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू के इंपॉर्टेंस के हिसाब से इन्वेंट्री को क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद अ स्मॉल नंबर ऑफ हाई वैल्यू आइटम्स नीड द मैक्सिमम कंट्रोल, ठीक है। इस स्मॉल नंबर की हाई वैल्यू के आइटम है, स्मॉल नंबर है लेकिन क्या है, हाई वैल्यू के आइटम है, उसको उसमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए। लाइक मान लो देखो यहाँ पर 20% आइटम है, 20% आइटम है लेकिन उसकी कितनी वैल्यू है, 70% वैल्यू है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाई कंट्रोल करेंगे। आइटम 20% है, वैल्यू कितनी है, हाई, आइटम है मात्र 20%, वैल्यू कितनी है 70%, तो इसमें क्या करें, कंट्रोल करेंगे अपन हाई। आइटम है 30% और वैल्यू कितनी है 20% का है, मॉडरेट कंट्रोल करेंगे, नॉर्मल कंट्रोल करेंगे। आइटम 50% तो 10% की वैल्यू का है, इसमें तो हम लोग सिंपल सा छोटा मोटा कोई कंट्रोल कर देंगे अपन, ऐसा। तो लिखा हुआ है देखो कैटेगरीज में, जो ए आइटम है, ए आइटम यानी कि वेरी हाई वैल्यू, ये वेरी हाई वैल्यू, तो फ्यू इन नंबर है, हाई वैल्यू होती है, नंबर में भी कम होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल हमको चाहिए। बी कैटेगरी आइटम मतलब क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर ये क्या रखेंगे, मॉडरेट कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल। सी मतलब लो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या है लो, और आइटम बहुत सारी होती है,
वैल्यू कम होती है, नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिंपल कंट्रोल रखेंगे। एग्जाम लिखा इंजन की बात, फैक्ट्री की बात करें तो उसमें इंजन जो है वो ए आइटम्स होता है, वेरी कॉस्टली। टायर की बात करें तो उसको बोलेंगे बी आइटम, मॉडरेट कॉस्ट होती है। नट एंड बोल्ट सी आइटम, वेरी लो कॉस्ट। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इंजन बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कम होता है, इंजन बहुत कम होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो उसमें क्या उसको ए आइटम मानेंगे। टायर बहुत ज़्यादा होता है, यानी नट से कम होता है लेकिन इंजन से तो ज़्यादा होता है, उसको बी आइटम बोलेंगे, मॉडरेट कंट्रोल रखेंगे। नट एंड बोल्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसमें बहुत कम कंट्रोल रखेंगे ऐसा। तो फोकस करना है अपन को मोर ऑन कॉस्टली आइटम, कंट्रोल बिकम्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। क्लियर हुआ अच्छे से। तो देखो अपन वापस आते इसी एमसीक्यू में। ये रहा, ए कैटेगरी आइटम्स इन ए बी सी एनालिसिस आर। क्या लिखा है, लो वैल्यू आइटम। क्या लो वैल्यू की आइटम होती है, नहीं। हाई कंजम्पशन आइटम होती है, नहीं। हाई वैल्यू आइटम होती है और लो क्वांटिटी की आइटम्स होती है। हाई वैल्यू आइटम और लो क्वांटिटी की आइटम्स लिखा हुआ है सी, हाई वैल्यू आइटम, लो क्वांटिटी की आइटम। फिर क्या है, वी ई डी एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर पढ़ के फटाफट वैसे ही, ठीक है। क्या लिखा है, वी डी आइटम, वी ई डी एनालिसिस मतलब वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वी ई डी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर स्पेयर पार्ट। किसके लिए यूज़ किया जाता है, पहली बात ये स्पेयर पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेयर पार्ट कंट्रोल के यूज़ किया जाता है मीन्स। उसके बाद क्या ध्यान देना अपन को, बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी टू प्रोडक्शन। किस में ध्यान देगा, बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी टू प्रोडक्शन, नॉट ऑन वैल्यू। इसमें वैल्यू में ध्यान नहीं देना है अपन को, किस में ध्यान देना है, क्रिटिकलिटी ऑन प्रोडक्शन। तभी लिखा ना वाइटल, डिजायर, एसेंशियल, डिजायरेबल। कैटेगरीज मतलब क्या होता है, वाटा मतलब विदाउट दिस स्पेयर प्रोडक्शन स्टॉप इमिडिएटली। सोचो कितना जरूरी है कि भाई वाइटल मतलब ऐसा ऐसा स्पेयर पार्ट जो अगर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसमें हमको क्या चाहिए, नीड स्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी। हमको आइटम चाहिए ही भाई, आइटम चाहिए ही, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो क्या क्या चाहिए, नीड चाहिए स्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी। एसेंशियल मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर सम टाइम। प्रोडक्शन कैन कंटिन्यू, प्रोडक्शन कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग। इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल केयर। ये नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन हमको सम टाइम के लिए चल जाएगा लेकिन लंबे समय के लिए चलेगा क्या, नहीं। डिजायर मतलब क्या होता है, इवन इफ अपसेंट फॉर अ वीक प्रोडक्शन विल नॉट स्टॉप। इसको हम लोग देंगे लेस प्रायोरिटी। क्लियर है। तो अल्टीमेटली वीडी का मतलब क्या हुआ, हमको स्पेयर पार्ट में कंट्रोल करना है। वाइटल मतलब जो बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन रुक जाएगा। एसेंशियल मतलब क्या होता है कि भाई सम टाइम तक हम लोग का काम चल जाएगा। डिजायर मतलब क्या होता है, ज़्यादा समय तक और ज़्यादा समय तक यानी फॉर वीक तक हमारा काम चल जाएगा। कार कंपनी के लिए इंजन क्या हो गया, वाइटल हो गया। इंजन के बिना हम लोग कार असेंबली नहीं कर सकते। टायर क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। कार असेंबली कैन कंटिन्यू ओनली टिल टायर टायर फिटिंग स्टेप। म्यूजिक सिस्टम ये कार में हो या ना हो, काम तो नहीं रुकेगा ना भाई कार बनने का। तो कंट्रोल डिपेंड ऑन हाउ क्रिटिकल द आइटम्स इज नॉट इट्स वैल्यू। इसमें देख क्या देखेगा, वीडी में क्या चाहिए कि भाई आइटम कितनी क्रिटिकल है, उसकी वैल्यू हमको नहीं देखना है। चलते अपन वापस ऊपर। ये वीडी एनालिसिस क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन वैल्यू, कंजम्पशन, क्रिटिकलिटी, क्वांटिटी। वैल्यू तो किस में होता है, एबीसी में होता है। इसमें क्या ध्यान रखेंगे अपन, क्रिटिकलिटी की, कौन आइटम कितनी क्रिटिकल है, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल उसमें उतना ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एफ एस एन एनालिसिस। एफ एस एन एनालिसिस मतलब क्या होता है, फास्ट स्लो नॉन मूविंग। क्या लिखा है, फास्ट स्लो नॉन मूविंग मतलब क्या होता है, एफ एस एनालिसिस क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन हाउ फास्ट आइटम मूव्स आउट ऑफ द स्टोर यानी कंजम्पशन रेट। मतलब फास्ट में मतलब क्या होता है, आइटम यूज रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली। ऐसे आइटम जो यूज क्या होती है, रेगुलर यूज़ होगी और बार बार यूज़ होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, फास्ट मूवी। जो रेगुलर होगी और फ्रिक्वेंटली होगी। स्लो मतलब कंज्यूम होगी ओकेशनली। नॉन मूवी मतलब क्या होता है, आइटम्स नॉट कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग टाइम से क्या हुई, कंज्यूम्ड ही नहीं हुई है। तो एकदम सिंपल है। फास्ट मतलब कंज्यूम में रेगुलरली फ्रिक्वेंटली, स्लो मतलब ओकेशनली, नॉन में मतलब दिख ही रहा है कि भाई बहुत टाइम से उसका कंजम्पशन नहीं हुआ है। इन स्टेशनरी स्टोर की बात करें तो A4 पेपर जो रहता है फास्ट मूविंग रहता है, फटाफट फोटो कॉपी होती है। प्रिंटिंग कार्ट्रिज मतलब क्या होता है, स्लो मूविंग होता है। ऑयल फील्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर नॉन मूविंग। ऑयल ओल्ड फाइल्स फॉर कहाँ से चल रही है, प्रीवियस ईयर से, वो नॉन मूविंग है। पिछले साल की फाइल अभी तक क्या हुई है, यहाँ पर पड़ी की पड़ी रह गई है। प्रिंटिंग कार्ट्रिज स्लो मूविंग हम सबको पता
है कि नहीं, बार बार थोड़ी ना चेंज करते रहोगे। ए फॉर पेपर फास्ट मूविंग होता है। तो करेक्ट मतलब क्या होगा, कीप फास्ट मूविंग आइटम्स ऑलवेज अवेलेबल, डिस्पोज डिस्पोज ऑन नॉन मूविंग आइटम्स टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। सिंपल सी बात है ना। अब जो आइटम भाई यहाँ पर नॉन मूविंग है ही, उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, है ना। नहीं तो क्या कब तक संभालते रहोगे। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, उसको संभालने का खर्चा, लाइक गोडाउन का रेंट हो गया, या पैसा हमने जो लगाया है उसका ब्याज उस वहाँ पर नहीं लगा कि किसी और आइटम में लगा दो, या उस पैसा जो लगा उसमें इंटरेस्ट लग रहा होगा, ऐसा। तो अब चलते हैं अपन एफएस एनालिसिस की तरफ वापस। ये एफएस एनालिसिस क्लासिफाइड आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाएगा। देखे थे हम फास्ट, याद आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ एंड मूवमेंट, कितना उसका यूज़ हो रहा है और कितना मूवमेंट हो रहा है। तो फास्ट स्लो नॉन मूविंग, फास्ट स्लो नॉन मूविंग, तो हम यूज़ के आधार पर अपन देखते हैं। ये देखो ये पॉइंट नंबर ए। जस्ट इन टाइम्स का एम्स क्या रहता है। देखो दोस्तों, जस्ट इन टाइम्स एकदम सिंपल सी बात है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। हम लोग कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमको लग रहा है कि हमको जब आइटम अवेलेबल जब चाहिए तब सप्लायर अवेलेबल करवा देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इन टाइम को मेंटेन करके चलेंगे। जस्ट इन टाइम इन इन्वेंटरी सिस्टम वेयर अ मटेरियल आर रिसीव्ड एग्जैक्टली वेन नीडेड नॉट बिफोर। हमको जब आवश्यकता है मटेरियल की तब मिल जाए, हमको पहले से मेंटेन करने की आवश्यकता ना पड़े। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जीरो इन्वेंट्री नो स्टोरेज। हम दूसरा रहता है गोडाउन वगैरह रखना ना पड़े, जब आवश्यकता होगी तब मिल जाए और कारखाने में प्रोडक्शन हमारा चालू हो जाए। आइडिया क्या लिखा है, राइट मटेरियल राइट टाइम राइट प्लेस राइट क्वांटिटी। हमको जो सही मटेरियल मिल जाए, सही टाइम में मिल जाए, सही प्लेस में मिल जाए और सही क्वांटिटी में मिल जाए। इसका फ़ायदा भी क्या है, इसमें स्टोरेज की आवश्यकता होती नहीं है। सही ना भाई, जब चाहिए तब मिल गया तो गोडाउन तो रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमको स्टोरेज करके रखना नहीं पड़ता, पैसा फंसाना नहीं पड़ता। नो रिस्क ऑफ डैमेज, हमारे पास रखा रहेगा तो डैमेज वगैरह होता रहेगा, पुराना होता रहेगा। फिर बेटर सप्लायर रिलेशनशिप, ये हम सप्लायर से रिलेशनशिप बन जाती है, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, जब चाहिए तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है, टोयोटा रिसीव्ड कार पार्ट्स डेली फ्रॉम अ सप्लायर एग्जैक्टली ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, टोयोटा को जब चाहिए सप्लायर तब मिल जाएगा, तो नो स्टोर की आवश्यकता भी नहीं होती और एक्सेस इन्वेंट्री की आवश्यकता भी नहीं होती। क्रक्स क्या लिखा है, प्रोड्यूस विथ मिनिमम और जीरो इन्वेंट्री बाय सिंक्रोनाइजिंग सप्लाई विथ प्रोडक्शन। जब आवश्यकता है तब हमको मटेरियल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हो गया जस्ट इन टाइम। कितना आसान था ना। कहाँ गया, जस्ट इन टाइम एम्स टू, उसका क्या, जस्ट इन टाइम का एम्स क्या रहता है, मेंटेन मैक्सिमम स्टॉक, एलिमिनेट ऑल स्टॉक, मेंटेन ऑप्टिमम लेवल, बाय वंस इन अ ईयर। क्या हम लोग जस्ट इन टाइम में साल में एक बार बाय करते हैं, नहीं, नहीं तो वो स्टॉक रखना पड़ेगा। मेंटेन ऑप्टिमम लेवल, नहीं, हम लोग कोई यहाँ पे कुछ मेंटेन रखते ही नहीं है। एलिमिनेट ऑल स्टॉक, जी हाँ, हम लोग ऑल स्टॉक को एलिमिनेट कर देते हैं, जब आवश्यकता होगी तब हमको मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, मेंटेन मैक्सिमम लेवल, नहीं, ना मैक्सिमम ना ऑप्टिमम ना बाय ना ईयर, बार बार बाय करेंगे, तो एलिमिनेट करते ऑल स्टॉक को, लिखा है ना बी। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ये मालूम है, क्लास 12 का है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय एवरेज स्टॉक, ये है मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। फिर क्या लिखा है, लो मटेरियल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, अगर मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या आया, कम आया, हमने निकाला एक आइटम के लिए, एक निकाला दो आइटम के लिए, मैं इसका टर्नओवर आया मान लो 10, इसका टर्नओवर आया मान लो 2, तो ज़्यादा टर्नओवर मतलब क्या होता है, ज़्यादा आइटम का मूवमेंट हो रहा है। कम टर्नओवर है तो आइटम का कम मूवमेंट हो रहा है। तो देखो, लो मटेरियल टर्नओवर मतलब क्या हो रहा है, ये सब कम मूवमेंट हो रहा है। तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, बेटर लिक्विडिटी या नन, सिंपल स्लो मूविंग। फीफो मेथड अज्यूम, फीफो मेथड में क्या आता है हमको मालूम है, फर्स्ट परचेस आइटम यूज फर्स्ट, जो पहले आएगा पहले जाएगा। फीफो मेथड में क्या अज्यूम किया जाता है, लास्ट आइटम परचेज आर इशूड फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में परचेस किया पहले में जाएगा। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का यूजेस क्या लिखा है यहाँ पर, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस का एवरेज करते हैं क्या यहाँ पर, नहीं। एवरेज ऑफ ऑल यूनिट्स, एवरेज ऑफ ऑल यूनिट्स अवेलेबल फॉर यूज़, जितनी एवरेज यूनिट है, मतलब जितनी भी यूज़ करने के लिए यूनिट्स हैं हम सब क्या करेंगे अपन, एवरेज, ठीक है। मतलब वेटेड में करें, वेटेड भाई सबको अपन लेके चलेंगे, सब यूनिट को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। लिखाएगा एग्जाम्पल यहाँ पर, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, मान लो 100 यूनिट्स, 10 के हिसाब से कॉस्ट कितनी आ गई, 1000। फिर परचेस किया हमने 200 यूनिट्स,
12 के हिसाब से कॉस्ट कितनी आ गई 2400, समझा ना। 100 इंटू 10, 200 इंटू 12। फिर परचेस किया हमने 300 यूनिट को 14 के हिसाब से कितना आया 4200। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1000, 2400 और 4200। ये आ गई अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 7600। बाय करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है यहाँ पर 600, 100, 200 और 300। ये आ गया अपना 600। ऐसा क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये हमारी क्या आएगी यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ मटेरियल कॉस्ट 10,000, ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ये आंसर है ना। कितना आएगा वेटेड एवरेज प्राइस का आंसर, वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट कितना आया 12.67, 12.67 मतलब आंसर आया था 6666 में लिख दिया 12.67, ठीक है। इफ़ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 10,000, एवरेज स्टॉक कितना है 2,000, मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ठीक है कोई बात नहीं। मटेरियल कॉस्ट बाय एवरेज स्टॉक कितना है 10,000 बाय 2,000 कितना आ गया 5 टाइम्स, कहाँ गया 5 टाइम्स। ये इन एबिलिटी एनालिसिस कंट्रोल शुड बी मोस्ट स्ट्रिक्ट ओवर, किस में हम लोग मोस्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, मतलब कि ए आइटम में, बी आइटम में, किसी आइटम में, हम लोग ए आइटम में मोस्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे। फिर अंडर जे आई टी मेन फोकस ऑन, जे आई टी में जस्ट इन टाइम में मेन फोकस किस में करेंगे, मिनिमाइज स्टॉक एंड वेस्टेज, इंक्रीजिंग स्टोरेज, डिले प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजिंग रॉ मटेरियल। तो देखो क्या हम लोग मिनिमाइज स्टॉक एंड वेस्टेज रखते हैं, देखो पहली बात इंक्रीजिंग स्टोरेज तो होगा नहीं, हम लोग स्टोरेज तो कम से कम कर रहे हैं। डिले प्रोडक्शन तो करना नहीं है भाई, क्यों करना है डिले प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम मतलब तुरंत मटेरियल मिलेगा तुरंत काम करेंगे। मैक्सिमाइजिंग करना है कि रॉ मटेरियल, नहीं भाई हमको तो जस्ट इन टाइम चाहिए, मतलब मिनिमाइजिंग स्टॉक एंड वेस्टेज, स्टॉक कम से कम रखे। तो JIT एलिमिनेट नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करता है एंड रिड्यूस करता है स्टोरेज कॉस्ट को, क्लियर है। फिर लिखा है इफ़ री ऑर्डर लेवल कितना है 500, मिनिमम लेवल कितना लिखा है 200, मैक्सिमम लेवल कितना लिखा है 700, देन एवरेज स्टॉक लेना है। अरे भाई एवरेज स्टॉक का मतलब मालूम है अपन को, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2, मैक्सिमम कितना लिखा है यहाँ पर 700, मिनिमम कितना है यहाँ पर 200 बाय 2, 900 बाय 2 कितना आ गया 450, आंसर आ गया बी 450, ठीक है। डेंजर लेवल ऑलवेज, डेंजर लेवल हमेशा क्या होता है रीऑर्डर लेवल के ऊपर होता है। भाई रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है अपन को मालूम है, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो डेंजर लेवल मतलब क्या होता है भाई, और डेंजर लेवल का फॉर्मूला मालूम है अपन को, एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या लिखा है एवरेज, और मैक्सिमम लीड टाइम पे इमरजेंसी लीड टाइम है। तो सिंपल सी बात है मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये तो हमेशा ज़्यादा होगा, एवरेज क्या होगा कम। तो रीऑर्डर लेवल से ऊपर होगा क्या, नहीं। अबो रीऑर्डर लेवल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम है, ये तो एवरेज है तो उससे ऊपर तो नहीं होगा। बिलो रीऑर्डर लेवल होगा, हाँ रीऑर्डर लेवल से बिलो हो सकता है, बिल्कुल होगा, बिलो ही होगा। इक्वल टू नहीं, इक्वल तो नहीं होगा भाई, ये तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम है तो एवरेज आ गया, इक्वल तो हो ही नहीं सकता रीऑर्डर लेवल के। अबो मैक्सिमम लेवल क्या, मैक्सिमम लेवल नहीं भाई, मैक्सिमम लेवल से ऊपर कहाँ पे होगा, जब डेंजर लेवल है तो यहाँ पे क्या होगा एवरेज, तो आंसर क्या होगा बिलो रीऑर्डर लेवल, बिलो रीऑर्डर लेवल, ठीक है। आप ये सब चैप्टर पढ़ चुके होंगे, समझ रहे होंगे। क्या लिखा है अंडर फीफो मेथड इफ प्राइस आर राइजिंग कॉस्ट ऑफ इशू विल बी, क्या बोल रहा अगर फीफो मेथड में अगर प्राइस आर राइजिंग रेट बढ़ गया, रेट क्या हो गया बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ इशू, तो कॉस्ट ऑफ इशू क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ओपनिंग था मान लो 100 यूनिट @ ₹10, फिर मान लो यहाँ पर अपन क्या किया रिसिप्ट किया, मान लो कितना रिसिप्ट किया, मान लो 200 यूनिट का अपन रिसिप्ट किए @ ₹12 पर यूनिट ₹12 पर यूनिट। तो अंडर फीफो मेथड इफ प्राइस आर राइजिंग, प्राइस यहाँ पे बढ़ गई, प्राइस यहाँ पे बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ इशू क्या होगी यहाँ पर कम, क्योंकि पहले आएगा तो पहले जाएगा, तो क्या होगी लोअर। पॉइंट नंबर बी। फिर लिखा है अंडर लिफो मेथड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी, इसे लेते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक, ये वापस लेता हूँ 10 @ पर यूनिट। फिर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर रिसिप्ट, क्या ले लिया रिसिप्ट में यहाँ पर 200 @ ₹12। क्लियर हो यहाँ तक। अंडर लिफो मेथड, लिफो मतलब क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में आए पहले चले आएगा, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या बचेगी कम, जो नया आया महंगा आया,
देखो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के चक्कर में क्या आया, महंगा आया। पहले ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपीज़ का, इन्फ्लेशन आया तो क्या हुआ, महंगा आया। ठीक है, तो महंगा आया तो पहले निकल जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या बचेगा, ओपनिंग बचेगा। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी, कम, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी हायर, नहीं हायर तो नहीं रहेगा क्योंकि हायर तो बिक गया, लोअर, हाँ जी आंसर यहाँ पे क्या आएगा, लोअर, आंसर आएगा लोअर। क्या लिखा है, इन वेटेड एवरेज मेथड ईच परचेज इज वेटेड बाय, जो भी हम लोग परचेज करेंगे, कैसे वेट करेंगे हम लोग, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ऊपर हमने देखा था वेटेड एवरेज का फॉर्मूला कि हम लोग क्या करते थे, अपन टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट, तो हम क्या करते थे, बोथ लेते, प्राइस को भी और क्वांटिटी को भी लेते थे अपन, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या होता है, बाइंग मटेरियल एट लोएस्ट प्राइस, इसका मतलब ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम एंड क्वांटिटी एंड कॉस्ट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, कीप एक्सेस स्टॉक, फिर क्या लिखा है, नन। कितना बचा हुआ है, 30, लास्ट कौन 30 है ना, हाँ चलो यहाँ पर कहाँ था अपन। तो मटेरियल का कंट्रोल मतलब क्या होता है, बाइंग मटेरियल एट लोएस्ट कॉस्ट, क्या मटेरियल को कम में बाय करना मटेरियल कंट्रोल है क्या, नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम, सही टाइम पे सही मटेरियल का प्राप्त होना, और क्वांटिटी एंड कॉस्ट का प्राप्त होना, उसको बोलेंगे मटेरियल कंट्रोल। अब हमको जब चाहिए तब मटेरियल नहीं मिल रहा है तो काहे का मटेरियल कंट्रोल, ना राइट टाइम पे मिल रहा है, ना सही क्वांटिटी मिल रही है, ना सही कॉस्ट मिल रहा है, तो काहे का मटेरियल कंट्रोल मेरे भाई। कीपिंग एक्सेस स्टॉक ऑलवेज, अरे भाई स्टॉक को ज़्यादा क्यों रखना, क्यों दूसरी कॉस्ट बढ़ाना, गोडाउन का खर्चा बढ़ाना, या पैसा अपने उधारी में कहीं से लेकर आया उसका ब्याज का रेट क्यों बढ़ाना भाई। तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि भाई जब हमको आवश्यकता हो जाए तब हमको मिल जाए। मतलब पॉइंट नंबर बी, मेन पर्पस ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग का मेन पर्पस क्या है, क्या प्रॉफिट निकालना, नहीं भाई वो तो कॉस्ट शीट में निकलती है। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना। देखो जब आप बनाते हो, क्या बनाते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो, तो जब कॉस्ट शीट बनाते हो तो क्या निकालते हो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर क्या आता है डायरेक्ट लेबर, फिर क्या आता है डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है मालूम, मटेरियल चैप्टर इसी चीज़ के लिए होता है। तो डिटरमाइन करना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को निकालना, ये प्रीपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ से आ गया, ऑडिट नहीं, ये कहाँ से आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, हम खाली रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ऑडिट की तो बात ही नहीं आती। आंसर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है दोस्तों, खत्म हुआ है ये खत्म हुआ अपना मटेरियल कॉस्टिंग का MCQ। थैंक यू सो मच।